नमस्कार दोस्तों, बॉटनी वाला में आइए एक बार फिर से डिटेल से डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आने वाले हिमाचल प्रदेश टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं नीट, नेट, टेट, सेट, एमएससी एंट्रांस, केवीएस और एनवीएस जैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज क्वेश्चन लिए हैं बायोटेक्नोलॉजी से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड वॉज, तो सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन सी डिस्कवर की गई थी? ऑप्शन है ए सिफेलोस्पोरिन, बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी पेनिसिलिन या डी क्लोरोमाइसिटीन। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को वंडर ड्रग भी कहा जाता है। इसको सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी पेनिसिलिन की। और कहाँ से इसको लिया जाता है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो पेनिसिलियम नोटेटम करके एक फंगस है, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, यहाँ से ये पेनिसिलिन को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और यहाँ पर एंटीबायोटिक वर्ड आया है। एंटीबायोटिक वर्ड का मतलब होता है जो अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करता है। ठीक है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो केमिकल बोलें या इसको एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलें, और वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करता है उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। ये बैक्टीरिया से भी हमें मिलता है, मोल्ड से भी मिलता है, बाकी अदर फंजाई उनसे भी हमें मिलता है, लेकिन पेनिसिलिन जो है वो एक एस्कोमाइसिटीज का मेंबर फंजाई है, पेनिसिलियम नोटेटम, वहाँ से हमें मिलता है। टर्म जो एंटीबायोटिक है ये दी थी वॉक्समैन ने। ठीक है, और एंटीबायोटिक जब हम वर्ड देखते हैं तो उसके साथ ही पाश्चराइजेशन आता है। पाश्चराइजेशन जो वर्ड है, पाश्चराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है लुईस पाश्चर ने दिया था। एक एंटीसेप्टिक सर्जरी, हमने पहले ये क्वेश्चन कहीं पढ़े हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो कॉन्सेप्ट है वो लिस्टर ने दिया था। इसके अलावा यहाँ पे जो बाकी एंटीबायोटिक्स दी हैं जैसे सिफेलोस्पोरिन है, तो सिफेलोस्पोरिन जो है ये एक मोल्ड से मिलता है। सिफेलोस्पोरियम करके एक मोल्ड होता है, वहाँ से ये ऑब्टेन किया जाता है। ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से मिलता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। और ये जो यूज़ किया जाता है ये पल्मोनरी जो टीबी है, पल्मोनरी टीबी जो डिजीज़ होती है उसके अगेंस्ट इसको यूज़ किया जाता है। और ये जो मैं बात कर रही हूँ स्ट्रेप्टोमाइसिस की, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस जो जीनस है, इस जीनस के बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं आगे, वो बहुत ज़्यादा नंबर की एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा दिया गया ऑर्गेनिज्म है जिससे सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स जो हैं वो निकाली जाती हैं, एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस मस्ट बी द आंसर। इसके अलावा क्लोरोमाइसिटीन भी यहाँ पर दिया गया है, और क्लोरोमाइसिटीन जो है ये भी स्ट्रेप्टोमाइसिस की ही एक स्पीशीज़ है, वेनेजुएलाई, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएलाई, वहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है। क्लोराम्फेनिकॉल भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाश्चराइज्ड मिल्क इज, अभी हम पाश्चराइजेशन की बात कर रहे थे। पाश्चराइज्ड मिल्क इज, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्टेराइल एंड विल नॉट टर्न सावर, बी फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया, सी नॉट फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, एंड डी रिच इन प्रोटीन।
तो जो पाश्चराइजेशन है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे किसी भी लिक्विड को तो नहीं, सिर्फ मिल्क को हीट करना और कुछ सेकंड्स के लिए हीट करना और एकदम से फिर उसको कूल डाउन कर लेना, दैट इज़ पाश्चराइजेशन। और ये मिल्क की जाती है। और इस प्रोसेस को जब किया जाता है तो इससे क्या होता है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया मिल्क में प्रेजेंट होंगे वो मर जाते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया मरते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेराइल हो गया है, वो स्टेराइल नहीं होता है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि पाश्चराइजेशन से सारे के सारे बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो गए। सिर्फ जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया उस मिल्क में प्रेजेंट है, जो एक्टिव फॉर्म में है अभी, वो वहाँ पर उनको किल कर दिया जाता है इस प्रोसेस से, ठीक है। अदरवाइज़ बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और उसके अलावा जो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, उनके जो स्पोर्स हैं वो जैसे के तैसे वहाँ पर बने रहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ पाश्चराइजेशन। स्टेराइल नहीं होगा वो, जिसकी वजह से वो खट्टा भी हो सकता है, ठीक है, बट उसकी शेल्फ लाइफ को हम थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे हम दूध बॉईल करते हैं तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरियाज जो हैं वो उसमें मर जाते हैं। और यहाँ पे स्टेराइल होने की बात की गई है, तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट फ्री, ठीक है, मिल्क को बिल्कुल बैक्टीरिया से मुक्त कर देना, सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, स्पोर्स जो हैं, उन सब को किल कर देना किसी भी फूड से, दैट इज़ स्टेरिलाइजेशन। ये स्टेरिलाइजेशन क्या होती है, टू किल ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन पाश्चराइजेशन क्या है, उसको सिर्फ पैथोजेनिक बैक्टीरिया से फ्री करना, जबकि बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ से ख़त्म नहीं होंगे। पाश्चराइजेशन से जो बैक्टीरियल लोड है मिल्क का वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो डिस्कवर किए थे वो डिस्कवर किए थे स्मिथ एंड नथांस ने। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, स्मिथ एंड नथांस। एक और इसमें थे, आर्बर करके एक साइंटिस्ट थे। तो ये 3 साइंटिस्ट थे, आर्बर, नथांस और स्मिथ, जिन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की खोज की थी। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को अगर हम देखें, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे प्रोटीन्स हैं स्पेसिफिकली अगर कहा जाए, जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे कट करती है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर देती है, मतलब काटती है। डीएनए का कोई सेगमेंट है, इसको स्पेसिफिक साइट पे काटना, ये काम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस और दूसरे होते हैं एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या है, हमारे पास एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, या एक बोल लीजिए एक जीन है। इस जीन के बीच में कोई स्पेसिफिक साइट होगी जहाँ पर ये काटेगा, तो उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। और इसको बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए को कट करना है, स्पेसिफिक साइट पे उसको कट करना होता है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करता है, ठीक है। इन बिटवीन डीएनए मॉलिक्यूल, जो डीएनए मॉलिक्यूल हम यूज़ कर रहे हैं उसके बीच में कहीं कट लगाना, ये काम है एंडोन्यूक्लियस का। और एक्सोन्यूक्लियस कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, ये ऐसे एंजाइम हैं जो या तो 3' साइड से कट करेंगे या 5' साइड से डीएनए मॉलिक्यूल को कट करेंगे, ठीक है। ये बीच में कहीं पे कट नहीं कर सकते हैं, इधर साइड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल या जो जीन है उसको ये एक्सोन्यूक्लियस कट करते हैं। तो ये थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की थोड़ी सी डिटेल। बाकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आप जानते ही हैं, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। वॉक्समैन को एंटीबायोटिक टर्म के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
Kohler and Milstein developed biotechnology for the production of। खोलर एंड मिलस्टीन को बायोटेक्नोलॉजी में किस चीज़ के लिए जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए माइलोमास, बी स्टीरॉयड कन्वर्जन, सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड डी इमोबिलाइज्ड एंजाइम। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज खोलर एंड मिलस्टीन जो है इन्होंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के कॉन्सेप्ट को और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को डेवलप किया था। तो खोलर एंड मिलस्टीन जो हैं इन्होंने प्रोड्यूस किए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। अच्छा, तो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? जो हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल के स्पेसिफिक जो बी लिम्फोसाइट होते हैं ये प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज़। हमने पढ़ी थी गेम्ड, ठीक है। ये जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी GAME और D, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक जो एंटीजन है, एंटीजन कौन हुए? ऐसे मटेरियल जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, मेमोरी प्रोड्यूस करते हैं और उन एंटीजन्स के खिलाफ, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती हैं। ये एंटीबॉडीज़ को अगर हम देखें तो ये स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है। स्पेसिफिक मेरा बोलने का मतलब ये है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो स्पेसिफिक एंटीजन से ही लगेंगी। जो जी एंटीबॉडी के साथ अटैच होने वाले एंटीजन हैं वो ई के साथ अटैच नहीं होंगे, और जो ए के साथ अटैच होने वाले हैं वो उनके लिए एम एंटीबॉडी जो है वो काम नहीं करेगी। तो इस तरह से ये स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन एक जो एंटीजन है, अगर एक एंटीजन की बात करें तो इस एंटीजन में अलग अलग एपिटोप हो सकते हैं। अब ये एपिटोप का मतलब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये जो एंटीजन है जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। एंटीजन, ये एंटीजन के पास कुछ एक ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ नहीं लगना होता है। अब जैसे ये एंटीजन है तो इस पर 3 तरह की एंटीबॉडीज़ जो हैं वो लग सकती हैं, ठीक है। 3 तरह की एंटीबॉडीज़ इसके साथ बॉन्डिंग शो कर सकती है। तो ऐसी एंटीजन जिनके पास 3 एंटीबॉडीज़ लग सकती हैं, 3 तरह की एंटीबॉडीज़ यहाँ पर बनेंगी। और ये भी हो सकता है कि ये जो एंटीजन है इसके पास जो ये एक एपिटोप है यही एपिटोप किसी दूसरे एंटीजन के पास हो, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह से हो सकता है। लेकिन हमारे पास बेसिकली जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो पॉलीक्लोनल होती हैं। पॉलीक्लोनल होने का मतलब ये है, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ होने का मतलब ये है कि वो स्पेसिफिक एक ही एपिटोप के लिए नहीं होंगी, वो अलग अलग एंटीजन के अलग अलग एपिटोप के ऊपर काम कर सकती हैं। लेकिन जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये एंटीबॉडीज़ सिर्फ एक तरह के एपिटोप के लिए स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक होती है, एक एपिटोप के लिए क्या होगी? ये स्पेसिफिक होगी। ये एक ही तरह के एपिटोप के ऊपर काम करेगी, इसलिए इनको क्या कहा गया? मोनोक्लोनल कहा गया, ठीक है। सिर्फ एक एपिटोप के ऊपर स्पेसिफिक ये एंटीबॉडीज़ लगती हैं। अब जैसे सपोज हमारी बॉडी में या किसी की बॉडी में कैंसर सेल्स हैं, तो उन कैंसर सेल्स के ऊपर स्पेसिफिक एपिटोप्स जो हैं, जो एंटीजन्स हैं, उनके ऊपर स्पेसिफिक एपिटोप्स वहाँ पर बने हैं। वो एपिटोप्स के ऊपर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो हैं वो अटैच होंगी। तो इस तरह से हमारी बॉडी में हम कैंसर सेल्स को और भी बहुत सारी बीमारियों को डिटेक्ट करते हैं इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के थ्रू। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनती कैसे हैं? ये बायोटेक्नोलॉजी जो कोलर और मिलस्टीन जिनके लिए इतने फेमस हुए और बाद में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला,
इन्होंने क्या किया, जो माउस है, माउस में इन्होंने स्पेसिफिक कोई एंटीजन जो है वो इंजेक्ट कर दिया। माउस में इन्होंने एंटीजन डाला। अब जब इन्होंने माउस में एंटीजन डाला तो इस एंटीजन की वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो अवेक हो गया, जाग गया, जिसकी वजह से वहाँ पर जो बी लिम्फोसाइट्स है वो बने और उन्होंने एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। हमने इस चूहे से ये बी लिम्फोसाइट, ये खोलर और मिल्स्टीन ने ये बी लिम्फोसाइट यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर दिए। अब ये जो बी लिम्फोसाइट है, इनके पास डिवाइड करने की कैपेबिलिटी नहीं है, ये डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने ये बी लिम्फोसाइट लिए जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं, एक ही तरह के एपिटोप के लिए एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं, लेकिन ये डिवाइड नहीं कर सकते और इनको इन्होंने मिक्स कर दिया माइलोमा के साथ, माइलोमा सेल्स के साथ। व्हाट आर द माइलोमा सेल्स? माइलोमा सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें कैंसरस प्रॉपर्टी होती है। कैंसरस होने का मतलब क्या है? डिवीज़न की प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रेजेंट होती है और बहुत लंबे टाइम तक ये सेल्स क्या है, डिवाइड करते जाते हैं। जैसे प्लांट्स में हम वर्ड यूज़ करते हैं मेरिस्टेमेटिक, वैसे ही यहाँ पे ये एक तरह के स्टेम सेल यहाँ पर हो गए। ठीक है, ये कैंसरस सेल्स हैं। अब ये जो बी लिम्फोसाइट है और ये जो माइलोमा सेल्स है, इन दोनों को जब इन्होंने मिक्स किया, ठीक है, मिक्स करने से मेरा मतलब है यहाँ पर इन्होंने इनकी हाइब्रिडाइजेशन की, तो हमारे पास यहाँ पर बने हाइब्रिडोमा। हाइब्रिडोमा, माइलोमा और बी लिम्फोसाइट के हाइब्रिड जो हैं उनको क्या कहा गया, यहाँ पे हाइब्रिडोमा कहा गया। अब ये जो हाइब्रिडोमा है इसके पास दोनों क्वालिटीज़ हैं। दो क्वालिटीज़ कैसा? ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जिनको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को भी प्रोड्यूस करेगा। उसके साथ साथ ये जो हाइब्रिडोमा का सेल है ये बार बार क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, इसका जो डिवीजन है वो बहुत ज़्यादा होगा। अब देखो ये जो हाइब्रिडोमा है इसके पास दोनों क्वालिटी हुई। क्या क्या क्वालिटीज़? एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना और बार बार डिवाइड करना, दो क्वालिटीज़ इसके पास हो गई। हम इन हाइब्रिडोमा सेल्स को, ठीक है, इन हाइब्रिडोमा सेल से फिर क्या है, हम लैब में इन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइब्रिडोमा अल्टीमेटली क्या है, बहुत लंबे टाइम तक डिवाइड करते रहेंगे और बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबायोटिक नहीं, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेंगे और फिर हम इन एंटीबॉडीज़ को एक्सट्रैक्ट वहाँ से करेंगे और जो भी हमारा पर्पस है उसको फुलफिल करेंगे। तो ये था हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को किस तरह से बनाते हैं उसका एक जनरल रिव्यू। ठीक है, तो खोलर और मिल्स्टीन जो है इसको स्पेसिफिकली किसके लिए जाना जाता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के लिए जाना जाता है। स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लगती हैं, स्पेसिफिक एंटीजेंस के ऊपर लगती हैं जिनको एपिटोप कहा जाता है। कैंसर सेल्स के लिए ये यूज़ होती हैं और बहुत सारे डिजीज़ और बहुत सारे डायग्नोस्टिक्स के लिए ये यूज़ किया जाता है और ट्रीटमेंट के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमुलिन क्या है? अ फॉर्म ऑफ काइटिन, ह्यूमन इंसुलिन, पावरफुल एंटीबायोटिक या डी एन एंजाइम? तो ह्यूमुलिन जो है ये एक ह्यूमन इंसुलिन है। ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसुलिन या मैन मेड जो इंसुलिन है जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, उसको हम ह्यूमुलिन कहते हैं। अब ये जो ह्यूमुलिन है अगेन ये कैसे बनाया जाता है? ह्यूमन जो इंसुलिन है जिसको हम पैनक्रियाज से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, पैनक्रियाज से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इंसुलिन नहीं बोलूँगी, इंसुलिन के जीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है
और उसको इंसर्ट कर दिया जाता है प्लाज्मिड में। ठीक है, प्लाज्मिड क्या है? वेक्टर है जो इस इंसुलिन के जीन को लेकर जाएगा कहाँ पे? जिस ऑर्गेनिज्म में इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, ये इंसुलिन का जो जीन जिस ऑर्गेनिज्म में मल्टीप्लाई किया जाएगा वहाँ तक ये प्लाज्मिड इसको लेके जाएगा। तो इंसुलिन प्लस प्लाज्मिड यहाँ पे एक वेक्टर जो है वो बन जाएगा और फिर इसको हम डालेंगे इश्चरीशिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया में। ईस्ट में भी डालते हैं लेकिन ई कोलाई में इसको डाला जाएगा और यहाँ पर ये जो प्लाज्मिड है जिसमें इंसुलिन का जीन अटैच है वो जब ई कोलाई में चला जाएगा तो एक रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर बनेगा, रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट को फिर क्या है, ये जो ई कोलाई जिसके अंदर इंसुलिन का जीन अभी इंसर्ट हो गया है इसको फर्मेंटेशन टैंक में डाला जाता है। ठीक है, फर्मेंटेशन टैंक में इसको डाला जाएगा और फर्मेंटेशन टैंक में ये ई कोलाई बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिवाइड करेगा, बहुत सारे ई कोलाई जो हैं वो यहाँ पर निकल जाएंगे और फिर इन ई कोलाई से उस इंसुलिन को क्या किया जाएगा? एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। अब जो ह्यूमन इंसुलिन है ये सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, ये किस तरह की इंसुलिन होती है? प्रो इंसुलिन होता है। प्रो इंसुलिन कैसा होता है? इसमें ए स्ट्रैच होता है, बी स्ट्रैच होता है और साथ में सी स्ट्रैच होता है, यानी 3 तरह के जो पेप्टाइड्स हैं वो इस इंसुलिन में प्रेजेंट होते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, जब इस प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट किया जाता है विच इज़ द एक्टिव फॉर्म, उसमें इस सी पेप्टाइड को रिमूव कर दिया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विच पेप्टाइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्रो इंसुलिन टू मेक इट इनटू ह्यूमन इंसुलिन या इंसुलिन जो प्रॉपर एक्टिव इंसुलिन है वो बनाने में। तो ये याद होना चाहिए कि जो सी पेप्टाइड है, सी पेप्टाइड चेन को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर अल्टीमेटली ए और जो बी चेन्स हैं ये डाइसल्फर बॉन्ड से अटैच्ड होती हैं और ये जो प्रॉपर इंसुलिन है उसमें सिर्फ ए और बी पेप्टाइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज ह्यूमुलिन। ओके, दिस वाज द क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे लगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।